नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत मौर्य युगीन मध्य प्रदेश का इतिहास देखेंगे कि मौर्य युग के समय मध्य प्रदेश का इतिहास कैसा था, यहाँ पर क्या पुरातात्विक पाए जाते हैं, है ना, पुरातात्विक स्थल कैसे, यहाँ क्या क्या परिवर्तन होते हैं उस समय, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के मौर्यकालीन इतिहास के बारे में। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा ऐसे ही नए नए वीडियो प्रत्येक विषय के लाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं मौर्यकालीन इतिहास मध्य प्रदेश का। मौर्यों के समय भी अवंती और चेदी मगध के भाग बने रहे। सम्राट बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को अवंती का प्रांतपति अर्थात राज्यपाल बनाया था। अशोक ने विदिशा की शक्वती श्रीदेवी या महादेवी वैश्य की बेटी से विवाह किया। मतलब ये वैश्य की बेटी थी, है ना। शक जो राजा होते थे उन्हीं के वंशज थे ये, उनसे इन्होंने विवाह किया। इससे ही अर्थात ये महादेवी से महेंद्र और संघमित्रा पैदा हुए, जिन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा था। अगला, अशोक ने सम्राट बनने के उपरांत सांची के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण कराया। जैसे वो सम्राट बना उसके बाद सांची के प्रसिद्ध स्तूप का उसने निर्माण करवाया था। महादेवी के लिए भी एक स्तूप उज्जैन में अशोक ने बनवाया था, जिसे आज वैश्य टेकरी के नाम से जाना जाता है। अशोक के लघु शिलालेख मध्य प्रदेश से रूपनाथ, जो कटनी में है, पहले जबलपुर में था, जबलपुर से ही कटनी जिला बना दिया गया है, तो अब कटनी में ये स्थित है। अशोक का नाम वाला लघु शिलालेख गुर्जरा, जो कि दतिया से है, उसमें अशोक का नाम का उल्लेख हुआ है। सारोमारो ये शहडोल में स्थित है। पानगुड़ारिया ये सीहोर में है और सांची रायसेन में मिलते हैं। ये सब अशोक के लघु शिलालेख जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। गुर्जरा लघु शिलालेख में अशोक का नाम देवनामप्रिय प्रियदर्शी का उल्लेख है, ये नाम इसका मिलता है। उक्त शिलालेखों से स्पष्ट हो जाता है कि अशोक का मध्य प्रदेश से विशेष संबंध रहा होगा। इन शिलालेखों का मिलना ये इस ओर इंगित करता है कि मध्य प्रदेश से अशोक का विशेष संबंध रहा है। मध्य प्रदेश में मौर्यकालीन इतिहास 326 से 184 ईसा पूर्व का साक्ष्य रूपनाथ कटनी ग्राम की चट्टानों पर उकेरे गए अशोक के शिलालेखों से प्रमाणित होता है। यहाँ ये शिलालेख उकेरे गए हैं, ये जो कि ये अवधि के हैं। इससे मौर्यकालीन जो इतिहास है वो भी इसी काल का है, इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि अशोक का यहाँ शासन रहा है। गुप्त युग तक सांची का नाम काकनावाह था। यहीं से अशोक का संघवेद शिलालेख मिला है, जिसमें उसने संघवेद रोकने हेतु राजाज्ञा अर्थात उसने आज्ञा दी थी, है ना, प्रचलित भी की थी, राजाज्ञा प्रचलित की थी। अशोक कालीन कुछ महत्वपूर्ण स्तूप है मध्य प्रदेश में, उनको अब हम लोग देख लेते हैं। पहला है सबसे महत्वपूर्ण, जो कि कई एग्जामों में पूछे जाते हैं इससे संबंधित प्रश्न, सांची का महास्तूप। अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था, जो मूलतः ईंटों का बना हुआ था। इसमें महास्थविर, महामौदगलायन एवं सारिपुत्र की अस्थियां रखी हुई हैं अभी भी, है ना। अगला इसका पॉइंट है 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम जनरल टेलर ने यहाँ के स्मारकों की खोज की थी। सबसे पहले टेलर ने खोज की थी।
1818 ईस्वी में मेजर कोल ने स्तूप संख्या 1 को भरवाने के साथ उसके दक्षिण पश्चिम तोरण द्वारों तथा स्तूप के तीसरे गिरे हुए तोरण को पुनः खड़ा करवाया। यहाँ एक तोरण आया है, आप लोग तोरण समझ लीजिए तोरण क्या होता है। जब भी कोई कई स्तूप बनते थे, है ना, तो उसका एक मेन स्तूप बनता था जिससे ही कोई भी व्यक्ति अंदर जाता था। जैसे अभी भी हमारे यहाँ शादी बारात में एक मेन गेट रहता है बारातियों के आने के लिए, उसको सजा दिया जाता है। और ऐसे ही स्थापत्य कला में जो भी मतलब जो भी जैसे स्तूप बनते हैं उसमें एक मेन गेट रहता है, गेट टाइप का, उसमें कलाकृति बना दी जाती हैं, उसमें डिजाइन कर दी जाती है, उसी को तोरण द्वार कहते हैं। द्वार रहता है जिसमें कलाकृतियां बना दी जाती हैं, तो उसी को फिर तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर 3 स्तूप हैं, एक विशाल है, 2 प्रमुख, 2 लघु स्तूप हैं। महास्तूप अर्थात वही विशाल वाला भगवान बुद्ध के संबंधित है, द्वितीय में अशोककालीन धर्म के तथा तृतीय में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र तथा महामौगलायन के दंत अवशेष सुरक्षित हैं। इस महास्तूप के चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी थी। इस स्तूप के चारों काष्ठ की वेदिका बनी थी। अशोक का संघवेद रोकने की आज्ञा वाला अभिलेख यहीं से मिला है। इस स्तूप के पास ही अशोक का एक शिलालेख उत्कीर्ण है। इस स्तूप के पास ही एक शिलालेख भी अशोक का मिलता है। सर्वप्रथम 1912 से 1920 ईस्वी के बीच सर जॉन मार्शल ने सांची स्तूपों का पुनर्निर्धार मतलब पुनः बनवाया था, पुनरुद्धार करवाया इसने जॉन मार्शल ने। अब हम लोग देखेंगे तुमैन स्तूप। कुछ महत्वपूर्ण स्तूप हैं, है ना, इनको अपन देख लेते हैं जो मौर्यकालीन थे। तुमैन जिला अशोकनगर, है ना, जो पहले गुना में था, ये तुमैन स्थित है। विदिशा तथा मथुरा को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। प्राचीन काल में ये विदिशा और मथुरा को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, इसकी विशेषता है। यहाँ से 3 मौर्यकालीन बौद्ध स्तूपों के अवशेष मिले हैं। अगला हम लोग देखेंगे उज्जैन का बौद्ध महास्तूप। सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए उज्जैन में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया गया था। ये उसने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, जिसके अवशेष वैश्य टेकरी कानीपुरा नामक टीले के रूप में विद्यमान है, वर्तमान में इस रूप में विद्यमान है। फिर हम लोग देखेंगे कसरावद के स्तूप। खरगोन जिले में स्थित कसरावद कस्बे से 3 मील दक्षिण में स्थित इतवर्डी नामक टीला स्थित है। इस टीले के उत्खनन 1936 से 39 ईस्वी से मौर्यकालीन 11 स्तूप प्राप्त हुए हैं। यहाँ उत्खनन कराया गया तो वहाँ से 11 स्तूप प्राप्त हुए हैं। फिर हम लोग देखेंगे देउर कोठार, जो कि त्योंथर जनपद रीवा में स्थित है ना, उसका स्तूप देखेंगे। देउर कोठार रीवा जिले के त्योंथर जनपद में स्थित मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप है ना, है ये। फिर हम लोग देखेंगे पान गुड़रिया का स्तूप। यह सीहोर जिले में स्थित है। यहाँ से मौर्यकालीन दक्षिणापथ युक्त स्तूप प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक मौर्यकालीन अभिलेख भी प्राप्त हुआ है ना, यहाँ मौर्यकालीन अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। फिर हम सतधारा स्तूप देखेंगे जो कि रायसेन में है। कनिंघम ने 1853 ईस्वी के आसपास इस स्थान की खोज की थी। यहाँ अभी तक 40 स्तूप और 17 विहार प्राप्त हुए हैं। ये विहार जो भिक्षुओं के लिए रहने की जगह होती थी उसी को विहार कहते थे। स्तूप क्रम संख्या 3 से कनिंघम को सारितिपुत्र के अस्थिअवशेष भी मिले हैं। भोजपुरा स्तूप हम लोग देखेंगे, यह रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से 37 स्तूपों के अवशेष पाए गए हैं। रायसेन जिले के
करवई से भी 2 स्तूप एवं बिहार के अवशेष पाए गए हैं। ये भी रायसेन में ही है करवई। फिर हम लोग देखेंगे भरहुत का स्तूप, ये जो कि शुंग काल से भी संबंधित है। यह सतना जिले में स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम कनिंघम ने 1873 ईस्वी में की थी। कनिंघम महोदय ने कई जगह खोज की थी। वर्तमान में इसके अवशेष मात्र बचे हैं, है ना, ये इसका अवशेष मात्र बचा है। फिर हम लोग देखेंगे महेश्वर एवं नवदा टोली स्तूप। यह खरगोन जिले में स्थित है। यह महेश्वर एवं नवदा टोली स्तूप नर्मदा नदी के उत्तर एवं दक्षिण तटों पर स्थित है। अब हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन आहत सिक्के। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं मौर्यकालीन, है ना, जो महत्वपूर्ण है। सांची तथा तांबे से निर्मित ये आहत मुद्राएं उज्जैन, विदिशा, महेश्वर, त्रिपुरी, सांची, वेशनगर, एरण आदि से प्राप्त हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट उस समय के शहर थे, वहीं से ये प्राप्त हुए, जहाँ से व्यापार होता था ना, वहीं से मुद्राएं प्राप्त होती हैं, और ये संकेत करता है कि ये क्षेत्र विकसित रहे होंगे। अब हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन नगर राज्य। मध्य प्रदेश में मौर्यकालीन नगरों त्रिपुरी, एरण, माहिष्मती, भागिल, विदिशा, उज्जैनी एवं पद्मावती प्रमुख, ये प्रमुख नगर थे उस समय मौर्यकालीन। अब हम लोग मौर्यकालीन अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस नामक बौद्ध भिक्षु ने की थी। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है और कुछ साक्ष्यों में मिलता है, शायद करवाया रहा हो। मौर्य काल में प्रशासनिक इकाई प्रांत, मंडल, जिला एवं ग्राम में बटी हुई थी। मौर्य युग में 4 व्यापारिक मार्ग थे, जिसमें से तीसरा मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक था, जिसमें मध्य प्रदेश के महिष्मती, उज्जैन और विदिशा नगर स्थित थे। उसी के रास्ते में ये तीनों पड़ते थे, है ना। चौथा मार्ग भृगुगच्छ से मथुरा तक था, जिसके मार्ग में उज्जैनी स्थित था। अवंती के महिष्मती से सूती वस्त्र तैयार करने का केंद्र था, वहाँ से सूती वस्त्र उस समय भी तैयार किए जाते थे। मौर्य काल में सोने के सिक्के निष्क, चांदी के सिक्के करसापण, तांबे का सिक्का भाषक, छोटे सिक्के काकड़ी का चलन था। आहत सिक्के भी मिलते थे उस समय। मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण शिलालेख मध्य प्रदेश के कारितलाई, खरकई, कसरावद, खरगोन में स्थित है, आरंग, राजगढ़ स्थानों से प्राप्त हुए हैं। वेशनगर विदिशा से मौर्यकालीन यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। गुर्जरा और ये सीहोर है। सीहोर अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, ये हम लोग मौर्यकालीन पढ़ लिए, स्थिति मध्य प्रदेश की कैसी थी, है ना, कहाँ कहाँ के क्षेत्र प्रभावित हुए मौर्यकाल के शासकों के द्वारा। अब हम लोग अगले अपने लेक्चर में मौर्य काल की आगे की स्थिति देखेंगे, है ना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे जानकारी आप लोगों को अच्छी मिली हो, तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, है ना, अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको इस चैनल से जानकारियाँ अच्छी मिल रही हैं, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बराबर में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा हर एक सिंगल वीडियो जो बनाया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। रखिए अपना और अपनों का ख्याल। शुभ रात्रि। धन्यवाद।